हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 24 जुलाई और उससे पहले देखेंगे अपना एक पी वाई क्यू। ठीक है, और सीरीज अपनी 2020 वाली चल रही है और ये आपका सेट नंबर ए। ओके, और उसके बाद फिर हम देखेंगे अपना पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। ये 1 2 3 हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था, फोर्थ वाले पे आ गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शंस अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सो हेयर हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जो अनटचेबिलिटी है, ठीक है, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है। तो वो आर्टिकल है आपका कौन सा, आर्टिकल 17। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या दिया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एंड राइट टू इक्विटी। सो नाउ इसको देखिए, क्वेश्चंस को देखने से पहले मैंने यहाँ पे अपने नोट्स का एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लगाने की कोशिश की है जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखते हैं, राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी का जो आर्टिकल है वो 14 से 18 है। ठीक है, 14 से लेके 18 तक। तो इक्वलिटी चाहिए आपको, तो 14 से 18 है। ठीक, अभी मैं इसको ना न्यूमोनिक के थ्रू भी याद करा दूंगा आपको। फिर है आपकी राइट टू फ्रीडम, वो है 19 से 22। राइट, आर फॉर राइट है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना, आर स्टैंड फॉर राइट। ओके, सो राइट टू एक्सप्लोइटेशन एंड राइट टू रिलीजन हो गया आपका 25 से 28। और राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन हो गया आपका आर्टिकल 29 से 30। और राइट टू प्रॉपर्टी आपका आर्टिकल 31 हो गया। ठीक है, और उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आर्टिकल 32। हम क्या करते हैं, इसको न्यूमोनिक के थ्रू याद करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे लिए और भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और ये देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे ये जो साल लिखी है, 1995 में भी क्वेश्चन आया, 2000 में भी क्वेश्चन आया राइट टू इक्वलिटी से, 2004 में भी आया, 1999 में भी आया है। इसी तरीके से राइट टू फ्रीडम से 2018 में, और राइट टू एक्सप्लोइटेशन से 2017 में, 2004 में। अब देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ईयर लिख रखी है, इससे क्या है ना, ये क्लियर हो जाए कि देख रहे हैं आपका 1 2 3 4 5 6 7 साल, नहीं 7 साल 7 क्वेश्चन जो है ना आपके, वो इन्हीं 3 आर्टिकल से शुरू से उठा लिए गए, है ना। तो उन्हीं को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है कि इनकी जो बच्चा, आप अच्छी तरीके से समझना, जो बच्चा 14 से 18 साल का होता है, तो इस बीच या तो वो 10th में होता है या फिर 12th में होता है। ओके, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए इक्वलिटी, बराबर। यानी कि वो ज़्यादातर चीज़ें, जब आपने देखा होगा जो 14 से 18 16 साल के 18 साल के बच्चे होते हैं, वो इक्वलिटी की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए वो बड़ों से भी बात करेंगे तो उसमें भी उनको वो फील करते हैं कि हम इन्हीं की इक्वल हैं, है ना। तो आप इसको एज, आर्टिकल को एज से हम कनेक्ट करके इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो हमें 10 से जो आपका मिल जाता है, सॉरी मैंने बताया अभी, जो 10th to 12th क्लास में होते हैं, ठीक है, और इक्वलिटी की बात करते हैं 14 से 18 की एज में। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा, फिर जब वो 19 साल से 22 साल की, यानी कि वो उन्होंने इंटर कर ली, अब वो चाह रहे हैं, मान लीजिए जैसे गांव में रहते हैं तो वो शहर में पढ़ने जा रहे हैं, और जो शहर में रहते हैं वो विदेश पढ़ने जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं फ्रीडम, स्वतंत्रता, उनके बीच में कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो। तो अब उसके लिए रेस्ट्रिक्शन ना हो, तो वो आपका कितना हुआ, 19 से 22। आई थिंक ये आपका 2018, और एक क्वेश्चन और कहीं बना है 2016 का, और है वो मैंने नहीं लिख पाया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब उसके बाद राइट टू एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन का मतलब है ये है कि भाई वो 23 से 24, ठीक है, वो एक्सप्लोइटेशन की कंडीशन में होते हैं 23 से 24। एक्सप्लोइटेशन का यू कैन से दैट, जैसे आप एक वर्ड में कह सकते हैं शोषण। ओके, अच्छा, अब वो शोषण की बात आप कहते हैं कि जैसे 23 से 24 साल के जो लोग होते हैं ना, वो अक्सर क्या है ना, उनमें थोड़ी शोषण वाली भावना आ जाती है, यू कैन से दैट, है ना, कि शोषण। आप जैसे मान लीजिए अगर वो किसी के साथ रह रहे हैं तो वहाँ पे धर्म को लेके या फिर जाति को लेके या फिर मान लीजिए अपने कुछ पर्सनल इश्यूज़ को लेके शोषण वाली बात आ जाती है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरे। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं हम, तो 23 से 24 की एज में सुसाइड वाली बात होती है। रिलीजन्स, अब जब हम 23 से 24 क्रॉस कर गए तो आफ्टर हम वी आर मैरिड, है ना, शादी हो गई। उसके बाद हम 25 से 28, सॉरी यहाँ पे 25 से 28, तो इन बीच में हम रह के किसकी बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, धर्म की। उसके बाद हम बात करते हैं राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। अब हम अपनी राइट और हमारे राइट क्या है, उसके बाद हमारे कल्चर और एजुकेशन की बात करेंगे, वो जाके हम करेंगे 29 से 30 की उम्र पे। अच्छा, अभी एक हटा दिया गया, उसको मैं बता दूंगा। राइट टू प्रॉपर्टी आपका आर्टिकल 31 है ना, प्रॉपर्टी की बात करेंगे भाई, कुछ खेत जमीन या कुछ अपना बना ले तो वो 31 हो गया। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी वो हो गया आपका आर्टिकल 32।
अब हम 32 की एज पे लोगों के उपचार वाली बात करते हैं। तो क्लियर कट है, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा टफ है आपके लिए। इक्वलिटी जो कि 14 से 18 का बच्चा मांग करता है, स्वतंत्रता 19 से 22, और राइट टू एक्सप्लॉइटेशन यानी कि उसका शोषण के जो विरुद्ध है वो है आपका 23 से 24। और रिलीजियस की बात है तो कॉमन सी बात है 25 साल वाला, यानी 25 से 28, 25 प्लस वाला, ठीक है। और राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन की बात है तो 29 से 30, और राइट टू प्रॉपर्टी आपका आर्टिकल 31, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आर्टिकल 32, ठीक। अब क्या हुआ था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट थे, क्लियर है यहाँ तक। एक वाला को हटा दिया गया, ये था आपका, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके देखता हूँ, देखिए। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 था, ये 44वां अमेंडमेंट हुआ 1978 में, इसे रिमूव कर दिया गया और ऐड किया गया किसमें, 12th पार्ट में, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा बन गया, ये 300A, इतना समझना है आपको, क्या बन गया ये आर्टिकल 300A। अच्छा, अब गोल्डन आर्टिकल होते हैं कुछ 14, 19, 21, याद रखने हैं आपको, यानी जो 14 साल के बच्चे होते हैं, 19 साल के बच्चे होते हैं, 21 साल के बच्चे होते हैं, वो कौन होते हैं, गोल्डन आर्टिकल होते हैं, कौन से दैट, ठीक। तो उसमें गोल्डन आर्टिकल में आप 14 वाला आपको पता है क्या है भी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और 19 वाला आपको पता है वो है आपका राइट टू फ्रीडम, और आपको 21 वाला पता है राइट टू लाइफ। ये क्या है, गोल्डन आर्टिकल्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजिएस्ट वे में आप याद कर लेंगे, ठीक है। और हिंदी में तो एक और ट्रिक है जिसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा। समा, ठीक है, श्वेता, श्वेता सोचें, है ना, धर्म की संस्कृति का क्या होगा। अब इससे आप निकाल सकते हैं, ये मेरी खुद की ट्रिक है, किसी की नहीं है। तो अब आप इससे निकालेंगे तो देखिए, समा यानी इक्वलिटी, समानता वाला, ठीक है। श्वेता तो ये स्व मतलब फ्रीडम, और शोषण एक्सप्लोटेशंस, ठीक है। अब इनमें से आप जोड़ते चलेंगे, जैसे समा और श्वेता, देखिए मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, और शोषण। अब पहले तो आप 3 को याद करेंगे, तो देखिए समा जो है ना वो 14 से 18 साल की है, ठीक है, 14 से 18 साल की। और श्वेता जो है 18 से 1 बढ़ के चलेगा, तो यहाँ 19 से कितना हो जाएगा, 22। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर 22 ना होके यहाँ पे हो जाएगा 23 से आपका कितना, 24। सिर्फ एक 67 में एक ही आर्टिकल, 2 आर्टिकल आ रहे हैं, 23 से 24, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, वेरी सिंपल, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें। तो अब हमारे क्वेश्चन से देख रहे हैं कि अनटचेबिलिटी वाला अभी हम निकाल रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा है, राइट टू इक्वलिटी। अब देखिए राइट टू एक्सप्लोटेशन ये होगा नहीं, अब बताइए कौन सा था, राइट टू एक्सप्लोटेशन में कौन सा आर्टिकल था, है ना, शोषण वाला, तो वो था आपका 23 से 24, क्लियर है। अच्छा, 23 से 24। अच्छा, आगे देखते हैं फिर कौन सा है हमारा, राइट टू फ्रीडम। ये मैंने बताया था, स्वतंत्रता की बात बच्चे कब करते हैं, 19 से लेकर जब वो 22 की एज में पहुंचते हैं, ठीक है, समझते रहे ना। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये हमें पता ही था, आर्टिकल कौन सा है हमारा, ये है 32। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी नहीं आंसर। राइट टू इक्वलिटी हमने पढ़ा था 14 से 18 तक। अब देख रहे हैं इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस करने से पहले आपको कितना डीपली ले गया, है ना, कि कहाँ से हमें क्वेश्चन उठाए हैं और कितने क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर वाले, ये भी आपको आइडिया लग गया। तो यही करना है मैं, है ना, यही चीज़ें मैं देख के चल रही है कि ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ते ही जा रहे हैं पढ़ते ही जा रहे हैं, नहीं, हम क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चनों में, दैट्स द रीजन। ओके, नाउ पीसी देखते हैं अपना। तो यहाँ पे है सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर स्टार सी इनिशिएटिव। तो ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है। स्टार सी क्या, व्हाट इज स्टार सी, आपको पहले तो इतना समझना है। इसकी फुल फॉर्म है सोलर टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस रिसोर्स सेंटर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलीज कब हुई थी, सॉरी रिलीज कौन करता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO। अच्छा, इसको फंड कहाँ से मिल रहा है, विद फ्रेंच गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, इसका वर्क क्या है, ये बिल्ड करेगा स्टार सेंटर को, विच विल एक्ट हब्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो किसकी टेक्नोलॉजी का हब्स बनेगा, नॉलेज का बनेगा, एंड एक्सपर्टीज ऑन दी सोलर एनर्जी, और एक्सपर्टीज किस पे, सोलर एनर्जी पर। तो स्टार सी कॉमन सी बात है कि भाई टेक्नोलॉजी हो वहाँ पे, नॉलेज हो, एक्सपर्टीज हो, है ना, और एक हब टाइप का बने, है ना, स्टार, यू कैन से दैट। अच्छा, इसके 4 पेयरिंग फंक्शन भी है। देखिए मैंने इसको ज़्यादा डिस्कस कराया है, रीजन क्या है, वैसे तो मैं वन लाइन में डिस्कस कराता हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि इसके चांस हैं आने के। कैपेसिटी बिल्डिंग है, ठीक है, क्या कैपेसिटी है बिल्ड करने की, उसके बाद टेस्टिंग क्या है, फिर इनोवेशन क्या है, नॉलेज मैनेजमेंट क्या है। तो ये 4 इसके क्या है, फंक्शन है, ठीक है, ये देख लेने में। अच्छा, अब हम चलते हैं, फिर हमें मिलता है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट विल एक्ट 2023। अब क्या था, पहले फिल्मों पे AU ये लिख के आता था, अब ये ख़त्म।
अब वो एज के थ्रू आएगा, क्या लिख के आएगा, एज के थ्रू, बस इतना अमेंडमेंट हुआ, याद रखना है। तो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 वाला 2023 में ये अमेंड हुआ, और इसमें क्या था, द विल क्लासीफाई फिल्म ऑन द बेसिस ऑफ एज। किस बेस पे ये फिल्म को क्लासीफाई करेगा, एज के बेस पे। ग्रुप इंस्टीट्यूट यू ए इस पे नहीं करेगा। तो जो पहले आपने जो पढ़ा करते थे ना, जैसे हम देखा करते थे फिल्म में स्टार्टिंग हो रही है तो कहीं वहीं कहीं बॉक्स में फिल्म का नाम लिखा हुआ है, उसको सर्टिफिकेट दिया हुआ है फिल्म को कि ये यू ए या फिर यू ए के नाम से है। अब ये ऐसा कुछ नहीं होगा, वो आपका क्लासीफाई होगा ऑन द बेसिस ऑफ एज। ओके, आगे चलते हैं फिर हम। मेगा प्लांटेशन ड्राइव्स, ये क्या है भैया, ये प्लांट के थ्रू है, और ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, और थीम क्या है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। तो आपको इतना याद रखना है कि मेगा प्लांटेशन ड्राइव जो है ना, वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लगाया, और इसका मतलब है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। ओके, आगे चलते हैं हम, टर्म पे देखते हैं। ये कुछ टर्मोलॉजी मैंने लास्ट ईयर वाली है ना, ये एक्चुअली में करंट में मैं बताऊँ, कल कुछ ज़्यादा था नहीं क्योंकि कल हमने पीसी में कर ही लिया था, बट ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टर्मोलॉजी वाली आपको पता ही होनी चाहिए जब आप रोड पे निकलें, उनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जब मुझे लगा कि लास्ट टाइम पूछेगा जरूर, पर ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए इस बार हो सकता है, मे भी पॉसिबल है कि इसके बारे में क्वेश्चन बने। तो क्लियर क्या होता है, व्हाट इज क्लियर। तो एक्सेसिव ब्राइटनेस, विजुअल डिस्कम्फर्ट। अब इसको पहले आप समझेंगे, जैसे आपने सुबह सुबह उठे सो के और आपने अपनी फ़ोन की ब्राइटनेस फुल कर ली, तो अब आपको दिखने में थोड़ी सी आंखें आपकी चौंध रही हैं, यू कैन से दैट, सीधी सी भाषा में चौंध सा लग रहा है आपको, है ना, जब उसको देख रहे हैं आप। तो ये एक्सेसिव ब्राइटनेस, यानी कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से हमारा विजुअल डिस्कम्फर्ट हुआ है। स्काई ग्लो क्या है, व्हाट इज स्काई ग्लो, ये ब्राइटनिंग ऑफ द नाइट स्काई ओवर इनहेबिटेंट एरिया, यानी कि जहाँ पे आवासीय क्षेत्र है वहाँ पे हमने इतनी लाइटिंग कर रखी है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग कर रखी है, और स्काई हमें कैसा लग रहा है, वो भी ब्राइटनिंग लग रहा है, तो ये हमारा क्या है, स्काई ग्लो। क्लियर है। तो जहाँ पर हम रह रहे हैं इनहेबिटेड एरिया में आपका स्काई ग्लो होता है, और ग्लेयर आप समझ रहे हैं कि वो एक्सेसिव ब्राइटनेस है ना, जिससे हमारा विजुअल डिस्कम्फर्ट होता है। अच्छा, लाइट ट्री पास क्या है, लाइट फॉलिंग वेयर इट इज़ नॉट इंडीडेड, है ना, यानी कि लाइट वहाँ कर रही है जहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कई जगह ऐसी ऐसी लाइट लगा दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा जहाँ ज़रूरत ही नहीं है लाइट की, उनको लगाने का कोई मतलब नहीं है, उस चीज़ को हम कहते हैं लाइट ट्री पास। क्लियर हुआ। अच्छा, आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है क्लटर। क्लटर का मतलब क्या है, यहाँ ब्राइट कन्फ्यूजन एक्सेसिव ग्रुपिंग ऑफ लाइटिंग सोर्स, यानी कि इतनी लाइट लगा दी हमने कि हम कन्फ्यूज हैं कि किसकी रोशनी आ रही है और किसकी रोशनी, मतलब मान लीजिए लाइट आपकी 7-8 लाइट लगी हैं, अब हम कन्फ्यूज हैं कि किस वाली लाइट की रोशनी हम नीचे आ रही है या फिर अप जा रही है, तो वो हो गया हमारा क्लटर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ग्लेयर का मतलब क्या था, लाइट का बहुत ज़्यादा होना, इसका लोगों का मतलब है जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे लाइट का ज़्यादा हो जाना, और लाइट ट्री पास का मतलब है जहाँ लाइट की जरूरत ही नहीं है वहाँ आपने लगा रखी है, और क्लटर का मतलब क्या है कि आपने ग्रुपिंग ऐसी कर रखी है लाइट की कि वी आर कन्फ्यूज विच लाइट इज कमिंग। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कन्वेंशन, देखते हैं ये बॉडी है, बॉडी टाइप में हम देखते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्ट करना। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ इन्वायरमेंट फॉर द पीओपी। पीओपी यू कैन से दैट परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, यानी कि किससे ये प्रोटेक्ट करता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से यू कैन से दैट आपका क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सो ये लीगली बाइंडिंग है। सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी हम कन्वेंशन पढ़ें तो हमें इतना जरूर पता होना चाहिए लीगली बाइंडिंग है या नहीं है। सो यू कैन से दैट इट्स ए लीगली बाइंडिंग। ठीक है, अच्छा, एंड नाउ अदर की इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नोटिफाई करती है रेगुलेशन ऑफ द पॉप रूल्स इन 2018 अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इसने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने नोटिफाई किया था रेगुलेशन ऑफ द पॉप रूल्स, कब, 2018 में, और किस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, वो है 1986। ओके, आगे चलते हैं। मेंबर कितने हैं इसमें, 186। ठीक है, इंडिया ने रेटिफाई किया इसे कब, 2006 में, और नॉन रेटिफाई जैसे यूनाइटेड स्टेट, इजराइल, मलेशिया, इन्होंने अभी भी स्टॉकहोम कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है। तो उनकी कंट्रियों के नाम आपको याद रखने हैं, यूनाइटेड स्टेट, इजराइल एंड मलेशिया, और इंडिया ने इसको 2006 में रेटिफाई किया था। ओके, क्लियर। अब आ जाते हैं हम द हिंदू न्यूज़पेपर। तो लगभग 13,000 डिटेनीज इन मणिपुर, मोर सस्पेक्टेड आइडेंटिफाई इन मई 4 केस। अब ये भाई मई 4 केस वाला क्या है कहानी, देखिए इस कहानी को मैं 2-3 बार बता चुका, फिर आपको रिपीट कराने की कोशिश करता हूँ कि क्या हुआ था कि 4 मई को एक नेक्ड वीडियो बनाई गई 2 वुमेंस की, उनको मार्च कराया गया, है ना, और वो जो वुमेंस थी वो कुकी समुदाय की वुमेंस थी, और मैती समुदाय के लोगों ने उनके साथ ऐसा किया। उसका रीज़न क्या था
कि भाई एक अफ़वाह फैला दी गई थी, वही मैंने कल आपको बताया था कि भाई अफ़वाह फैला दी गई कि इस तरीके से मैती समुदाय की वुमेंस के साथ मर्डर हो रहे हैं, है ना, उनका रेप हो रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग वो लोग वहाँ से निकले और उन लोगों ने कुकी समुदाय पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और उसमें उन्होंने 2 महिलाओं को नेक्ड मार्च कराया। ठीक है, तो वो ये 4 मई वाला केस है, उसी में लगभग अब तक क्या कहानी हुई है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम। देखें यहाँ पे, ये है आपका, द पुलिस हैव आल्सो आइडेंटिफाई लगभग 12 से 14 पीपल हु कैन बी सीन इन द वीडियो। लगभग देखिए कल कल परसों जो 4 पकड़े गए थे, अभी कितना है 12 से 14 इनको सीन करके देखा जा रहा है। ठीक है, कि ये लोग इसमें शामिल थे। तो सेक्सुअल वायलेंस इंसिडेंट दैट अकर ऑन मोई 4 थुम्बल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अब पुलिस सोर्स सेड ऑन संडे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि क्या है कि भाई लगभग पहले 4 थे, है ना, 4 को फाइंड आउट किया गया था, अब लगभग 12 से 20 तक। अच्छा, 6 पीपल इंक्लूडिंग ए जुवेनिल, जो जुवेनाइल डिस्ट्रिक्ट जस्टिस के थ्रू आते हैं, हैव बीन अरेस्टेड इन केस सो फार, द पुलिस सेड इन ट्वीट। अब जुवेनाइल के थ्रू भी, यानी कि जो माइनर बच्चे हैं वो भी हैं इसमें शामिल। ठीक है, तो इसी तरीके से कहानी क्या है, अब उसमें जो बंकर बनाए थे उन लोगों ने वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए। तो अभी लगभग यही कहानी चलती रही है मणिपुर में। तो मणिपुर में हमारे लिए पढ़ने के लिए क्या है वो मैंने आपको बताया था, आपको ट्राइब्स पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद उनमें से मैं वो करा चुका हूँ आपको लास्ट वाली वीडियो में, आप इजीली आके देख लेंगे। ठीक है, थंबनेल भी लगा हुआ है कि मणिपुर का विवाद सॉल्व होगा। तो उसमें आपका सीधा सीधा क्या है कि आपसे ये पूछ लिया गया है कि भाई जो आपकी कौन कौन सी समुदाय हैं, है ना, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे मैती है, फिर कुकी है, या फिर मान लीजिए आपकी जो है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था एक पैबी मूवमेंट और था, है ना, जो वुमेंस मूवमेंट था मणिपुर में। ओके, सो नाउ अब चलते हैं हम। NIA फाइल चार्जशीट अगेन द 9 एक्यूज्ड लिंक इन VKI एंड खालिस्तान टाइगर फोर्स। तो लगभग NIA ने फाइल चार्जशीट कर दी है। ठीक है, 9 लोगों के साथ, और उनमें से आपके हैं खालिस्तान टाइगर फोर्स है और एक आपका बब्बर खालसा नेशनल। तो इनके खिलाफ चार्जशीट दायर की है। अब हमारे लिए इसमें पढ़ने के लिए क्या है मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा हमारे लिए पढ़ने के लिए NIA इज़ अ बॉडी। ठीक है, सो इस बॉडी को हमें अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। बाद बाकी तो किसके खिलाफ क्या हुआ व्हाट इज देखते हैं यहाँ पे। NIA is a central counter-terrorism law enforcement agency of the India mandated to investigate all the offense affecting the sovereignty, security and integrity of India। अच्छा, ये अगर मान लीजिए इंडिया की सोवरेंटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी अफेक्ट होती है, देन NIA इज अ एक्टिव, यू कैन से दैट। इट इंक्लूड, इसमें क्या है, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट। ठीक है, NIA यही कहता है भाई हमारे जो रिश्ते हैं वो फॉरेन के साथ कैसे हों, फ्रेंडली हों। ठीक है, अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटी। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा लिया जाएगा कि NIA का फेवर में है भाई, नहीं, NIA फेवर में क्यों होगा भाई, वो तो खुद इसके एंटी है। तो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटी के यंगस्ट में इस स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ड्रग्स एंड फेक इंडियन करेंसी आर इनफिल्ट्रेशन फ्रॉम द अक्रॉस ऑफ द बॉर्डर्स। आगे क्या है, द ऑफेंस अंडर द स्टैट्यूटरी लॉ इनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल treaties, agreement, convention and resolution of the United Nations। अच्छा, इट्स एजेंसी एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आगे क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA एक्ट 2008। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि NIA कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था, 2008 में। क्लियर कट है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट, द एजेंसी इज एम्पावर टू डील विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर रिलेटेड। अब एजेंसी एम्पावर देती है, ठीक है, NIA को किसके लिए, डील करने के लिए विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर रिलेटेड क्राइम, जो भी टेरर से रिलेटेड क्राइम है अक्रॉस द स्टेट में हो, चाहे विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट, अंडर रिटर्न प्रोक्लेमेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि कैसे कैसे भाई, या तो विदाउट स्पेशल परमिशन हो या फ्रॉम द स्टेट अंडर द रिटर्न, कोई भी लिखित में अगर प्रोक्लेमेशन मिला हुआ है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, उसको भी NIA डील करेगी। नाउ हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। यही आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सबसे पहले न्यू दिल्ली, नॉट ए दिल्ली, याद रखना है, ये हेडक्वार्टर है और 2008 में ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। ओके, ओरिजिन की बात करते हैं। इन द वेक ऑफ कब 26/11 हमला हुआ था मुंबई में, टेरर अटैक इन नवंबर 2008 विच सॉक्ड। 26/11 का मतलब क्या है, आई थिंक 26 तो डेट थी और 11वां महीना था। ओके, सो विच सॉक्ड एंटायर वर्ल्ड, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टेबलाइज दी NIA। तो गवर्नमेंट ने उसको डिसाइड किया था कि हमें NIA बनानी है। दिसंबर 2008 की बात है। फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर कौन थे, P चिदम्बर
इंट्रोड्यूस द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई, बट हाँ वनडे एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछ लिया जाएगा कि भाई एनआईए बिल को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो पी चिदम्बरम आपको याद रखनी है। ओके, नाउ आगे। द एजेंसी कैम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 31 दिसंबर 2008। तो एजेंसी कब एग्जिस्टेंस में आई? 31 दिसंबर 2008 में, और जबकि 26/11 हमला हुआ था। ओके, आई एम राइट। सो नाउ एंड स्टार्टेड इट्स फंक्शन इन 2009, और अपने काम इसने शुरुआत की है कब? 2009 से। टिल डेट एनआईए हैज़ रजिस्टर्ड 447 केसेस। लगभग एनआईए ने 447 केसेस को रजिस्टर किया है आफ्टर हिज स्टेब्लिशमेंट। द लॉ अंडर द, अब क्या है, जुरिडिक्शन क्या है? द लॉ अंडर विच द एजेंसी ऑपरेट एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया एंड आल्सो अप्लाइड टू इंडियन सिटीजन आउटसाइड द कंट्री। देखिए, यही होता है। अब हमने एनआईए उसमें आर्टिकल देखा, अब ये नहीं कि हमने एनआईए को के चार्जशीट दायर की, भाई इससे क्या मतलब है, वो तो चार्जशीट दायर करता रहता है। अभी हमने पढ़ा 447 केसेस उन्होंने दायर किए हैं, हमें इसमें ये पढ़ना है कि भाई एक्चुअली में एनआईए क्या है, व्हाट इज एनआईए, ये चीज़ हमें देखना बहुत जरूरी है। तो लॉ अंडर द विच एजेंसी ऑपरेट एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया आल्सो अप्लाई इंडियन सिटीजन, या तो वो इंडियन सिटीजन हो या आउटसाइडर हो, दोनों पे अप्लाई होता है। पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट वेयर दे आर पोस्टेड, ठीक है। पर्सन आर ऑन शिप एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन द इंडिया वेयर दे मे बी। अच्छा, अब जो भी पर्सन है वो शिप या एयरक्राफ्ट के थ्रू रजिस्टर्ड हैं इंडिया में, उन पे भी एनआईए वर्क करेगी ना। पर्सन हु कमिट शेड्यूल ऑफेंस, व्हाट इज ए शेड्यूल ऑफेंस, है ना, अभी से हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं। बियॉन्ड इंडिया अगेंस्ट द इंडियन सिटीजन और अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के बियॉन्ड से भी या इंटरेस्ट ऑफ इंडिया के यू कैन सी दैट उसके अफेक्ट हो रहा है कोई भी चीज़ इंडिया की, तो उस पर शेड्यूल ऑफेंस के थ्रू वो काम होगा। अब व्हाट इज शेड्यूल ऑफेंस? द शेड्यूल टू एक्ट स्पेसिफिक आ लिस्ट ऑफ ऑफेंस विच आर टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड प्रोसिक्यूटेड बाई द एनआईए। कौन कौन से हैं भाई? देखिए, ये लिस्ट है शेड्यूल ऑफेंस की, जैसे एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, एंटी हाइजैक एक्ट, है ना, हिंसैक सॉरी, एंड सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट, सार कन्वेंशन एक्ट और टूरिज्म एक्ट। ये याद रखना, आप हो जाए तो ठीक है, मे बी पॉसिबल 2-3 तो आपको याद होनी चाहिए। और आगे है सप्रेसिव ऑफ द अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन एंड फिक्स प्लेटफॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स, प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी। तो यू कैन से दैट ये आपके क्या है, शेड्यूल ऑफेंस है। नाउ आगे चलते हैं, फिर हम हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखने की कोशिश करते हैं। मोदी लाइक टू इनॉग्रेट रीडेवलपमेंट आई इटपू कॉम्प्लेक्स G20 मीट वेन्यू दिस वीक। देखिए, मैं बताऊँ, सितंबर में इसकी मीटिंग होने वाली है, और इसी हफ्ते इसकी 26 आई थिंक 26 जुलाई को इसका इनागोरेट है। किसका? इटपू का। ये कॉम्प्लेक्स है, बस इतना समझना है आपको। इटपू, व्हाट इज इटपू? इटपू इज ए कॉम्प्लेक्स। सो नाउ देखते हैं द रीडेवलपमेंट इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इटपू कॉम्प्लेक्स विच इज़ द वेन्यू ऑफ द G20 लीडर। ये वेन्यू किसका है? G20 लीडर का। इटपू में जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे आके बैठेंगे। बिल वी इनागोरेट रिलेटेड टू हेयर ऑन 26 जुलाई। कब ये इनागोरेट होगा? 26 जुलाई को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिल मोस्ट लाइकली इनागोरेट दिस कॉम्प्लेक्स। अच्छा, कौन करेंगे इसको इनागोरेट? मोदी जी। अब जो आपके वनडे एग्जाम वाले हैं तो उनके लिए क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाएगा कि भाई जो इटपू कॉम्प्लेक्स है इसको इनागोरेट किसने किया था? राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्री? में तो कॉमन सी बात है भाई, किसने किया था? पीएम ने। तो यही चीज़ होती है यहाँ पे निकालने के लिए, है ना। अच्छा, आगे है द IECC इंटीग्रेटेड एग्जीबिशंस कम कन्वेंशन सेंटर हैज़ बीन बिल्ड अ मॉडर्न कॉम्प्लेक्स एज द पार्ट ऑफ प्रगति मैदान रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अच्छा, ये किस पार्ट है? ये आपका प्रगति जो मैदान है ना, उसकी थ्रू प्रोजेक्ट पे है ये, और मॉडर्न कॉम्प्लेक्स है ये। अच्छा, इसमें क्या है? इंटीग्रेटेड है एग्जीबिशंस कॉम कन्वेंशन सेंटर, इसको IEC बोला गया है, वुल्ट। अब क्या हुआ था? अच्छा, इसका जो बिल पास हुआ था, आई थिंक अप्रूवल वो 2017 में हुआ था, लगभग 2254 करोड़ रुपए इसके लिए अप्रूव हुआ था फॉर द इटपू के लिए। और कीपिंग इन माइंड नीड ऑफ द ग्रोइंग क्या क्या माइस यू कैन सी दैट मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस सेक्टर इन द कंट्री, इन चीज़ों के लिए लगभग 2254 करोड़ रुपए आपका यू कैन सी दैट अप्रूव हुआ था। सो नाउ अब है आपके पास इटपू इज द बॉडी, बस इतना याद रखना है, बॉडी अंडर द एजेंसी ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री। आप क्वेश्चंस आपके लिए जो बना, जो निकालने वाला क्वेश्चन है वो यहीं से निकाल लेते हैं कि भाई इटपू जो है, ठीक है, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री
ऑफ कॉमर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये आपको याद रखना है। बस यहाँ तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके लिए कुछ पढ़ने के लिए है, कुछ निकालने के लिए, तो ये चीज़ है, ठीक है। आगे और तो कुछ है नहीं इसमें अपने लिए। और मीटिंग आई थिंक दिल्ली में होगी 9 से 10 सितंबर तक, तब देखेंगे हम। अभी हमने देख ही लिया क्या है क्या नहीं। ओके, आगे चलते हैं फिर हम। ये आपके लिए कलेक्टिव ऑफ मुस्लिम फॉरम नो। आगे देखिए, बीजेपी लीडर फेस बाइकॉट इन हरियाणा ओवर सम्राट मिहिर भोज स्टैचू कंट्रोवर्सी। अब देखिए क्या हुआ है, बीजेपी के लीडर थे, उनका नाम है आई थिंक, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने क्या किया कि अपने नाम का जो टाइटल है ना, और प्रतिमा तो सम्राट मिहिर भोज की थी, और उन्होंने वहाँ पे अपनी नाम की पट्टी लगवा दी। तो राजपूत समुदाय जो था वो इसी के अगेंस्ट में आ गया कि भाई ये बताइए आप हमें कि जो मिहिर भोज हैं उनका गुर्जर समुदाय से ठीक है जो भी है, पर आप पट्टी लगाने की क्या ज़रूरत है ना। और आई थिंक इन बीचों में इन दोनों कम्युनिटी में फाइट चलती रहती है। और उनका नाम है, मैं बताऊं, बीजेपी कैथल एमएलए लीला राम गुर्जर। उन्होंने अनवील किया था इस प्रतिमा को, कब, 20 जुलाई को, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और लगभग क्या हुआ था, अब देखिए 20 जुलाई को उन्होंने किया और वहाँ पे अपनी पट्टी लगवा ली, ठीक है, अपने नाम की पट्टी लगवा दी उन्होंने, भाई गुर्जर लिखवा दिया वहाँ पे। तो जब गुर्जर लिखवा दिया तो जो है आपका यू कैन से दैट राजपूत जो कम्युनिटी है वो इसके अगेंस्ट में आ गई, और उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा करेंगे आप तो ये दैट्स नॉट फेयर। सो लगभग 40 ऑफिसर थे जिन्होंने रिजाइन दे दिया अपनी यू कैन से दैट जॉब से। सो इसी के रिगार्डिंग ये वाला है, अब मैं बताऊँ आपको। और अब इनकी डिमांड क्या है, ये डिमांड ये है कि भाई सच एज रिमूवल ऑफ द वर्ड गुर्जर फ्रॉम द पैल्के, जो पट्टी है ना वहाँ पट्टी से गुर्जर शब्द नाम हटा दिया जाए, ये इनकी डिमांड है, किसकी, राजपूत समुदाय की। ओके, तो नाउ देखते हैं हम अब हमारे लिए इसमें पढ़ने के लिए क्या है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा यहाँ दिया कुछ नहीं है इसमें। सेवरल विलेज इन राजस्थान डोमिनेटेड बाय दी राजपूत कम्युनिटी हैव इम्पोज्ड अ बैन ऑन द एंट्री ऑफ बीजेपी लीडर ओवर द अनवेलिंग ऑफ स्टैच्यू ऑफ सम्राट मिहिर भोज और 9th सेंचुरी। कब के थे ये, 9th सेंचुरी के थे। अब एक क्वेश्चन सॉल्व निकल के आया कि 8th था कि 9th सेंचुरी था, तो पहले आपको ये बताना चाहिए। विद वर्ड गुर्जर इंस्क्राइब ऑन दी पालकी इन कैथल डिस्ट्रिक्ट, और कैथल डिस्ट्रिक्ट में जो पालकी यू कैन से दैट पट्टी पर नाम लिखा दिया गया, ठीक है। हमारे लिए पढ़ने के लिए क्या है, वो है मिहिर सम्राट क्या थे। तो देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द गुर्जर एंड राजपूत। तो अब आपके लिए ये डिस्प्यूट तो नहीं पढ़ना है कि किसके बीच चल रहा था, पर इतना समझना है कि एक्चुअली में जो सम्राट मिहिर भोज थे वो कौन सी सेंचुरी के थे, 9th सेंचुरी के। सोसाइटी रिगार्डिंग राजा मिहिर भोज कंसिडरिंग हिम एज देयर एंसेंटर, ये सब मानते कि हमारे पूर्वज थे। देखिए गुर्जर ये कहते हैं, गुर्जर और राजपूत इन लोगों में आपस में एक डिस्प्यूट है, और गुर्जर ये कहते हैं कि जो मिहिर सम्राट थे वो हमारे पूर्वज थे, एंसेंटर थे, और राजपूत भी कहते हैं ये हमारे एंसेंटर थे। तो इसी बात को लेके इन दोनों में डिस्प्यूट रहता है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। द ट्रैवलिंग, इसीलिए वो जो आप देख रहे हैं राजपूत कम्युनिटी अगेंस्ट में क्यों आई है, उसका रीज़न यही है कि भाई गुर्जर जो है, जो लीला गुर्जर, उन्होंने गुर्जर करके लिखवा दिया है, तो वो पट्टी हटाने की बात चल रही है। आगे, द ट्रैवलिंग ऑफ द अरब ट्रैवलर्स सुलेमान is important among the historical source available in the context of मिहिर भोज being in गुर्जर और राजपूत। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि जो मिहिर भोज थे वो गुर्जर थे या राजपूत एंसेंटर थे, ये हमें पता चलता है ट्रैवलग ऑफ द अरब ट्रैवलर सुलेमान, यानी कि सुलेमान का जो ट्रैवलग ऑफ द अरब ट्रैवलर में मिलेगा, ठीक है, इस बात के बारे में। इन दिस, इसमें क्या हुआ है, मिहिर भोज हैज़ बीन डिस्क्राइब। अब उसमें किसके बारे में, एज ए जुज्र, यानी कि मिहिर भोज को, अब देखिए राजपूत के टाइटल नहीं लगाया, उनका क्या लगाया, जुज्र। अब जुज्र को बोला गया है गुर्जर, है ना। तो ये अब हमारे पास तो कोई प्रमाण है तो वो है ये वाला सुलेमान वाला, तो उसमें इनको मिहिर भोज को जुज्जर बोला गया, जुज्जर यू कैन से दैट गुज्जर, ठीक है। सो इसलिए लोग अपना उनके नाम के आगे अपना नाम जोड़ते हैं। सो नाउ मिहिर भोज वाज द रूलर ऑफ द गुजरात प्रतिहार डायनेस्टी। अब पहले आपको इतना समझना है कि मिहिर भोज जो थे वो रूलर थे कहाँ के, गुर्जारा प्रतिहार। तो आपके लिए क्वेश्चन ये बनेगा कि गुर्जारा प्रतिहार के रूलर मिहिर भोज थे, ठीक है, या नहीं थे, ठीक। डायनेस्टी कौन सी थी, गुर्जारा प्रतिहार, इतना याद रखना है। कब की बात है, 9th सेंचुरी की। हुज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द
मुल्तान टू बंगाल फ्रॉम द कश्मीर टू नॉर्दर्न महाराष्ट्र। अब कहाँ कहाँ तक उनका वो फैला है ना एम्पायर, तो वो देखते हैं आपका बंगाल, कश्मीर और महाराष्ट्र। ओके, इतना समझना है। आगे, मेयरवोज हैड मेड कन्नौज हिज कैपिटल। अब उनकी कैपिटल क्या थी? अब देखिए मेयरवोज के बारे में अब तक तो हमने ये पढ़ा कि 9th सेंचुरी, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इनका जिक्र जो है सुलेमान ने किया, ठीक है। उसके बाद किस रूप में किया? जुज्जरा के रूप में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा इनके बारे में? और एक चीज़ और हमने देखी थी इसमें यहाँ पे कि ये कौन सी डायनेस्टी है, तो वो है गुर्जर प्रतिहारा। ओके, अच्छा, इन्होंने कैपिटल क्या बनाई? कन्नौज बनाई। और ये डिवोटी किसके थे? विष्णु के थे, ठीक है। और उसके बाद इनकी बात करें, इन्होंने टाइटल ले रखा था बारह और प्रभास। बारह और प्रभास इन्होंने क्या ले रखा था? टाइटल ले रखा था, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट आप निकाल लेंगे बढ़िया तरीके से। और अचीवमेंट की बात करेंगे, मिहिर भोज की हैव बीन डिस्क्राइब इन हिज ग्वालियर प्रशस्ति इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो इनकी जो भी अचीवमेंट है उनको कहाँ पे इंस्क्राइब किया गया? वो ग्वालियर प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन पे। अब फिर आपके लिए क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, ग्वालियर प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन पर किसका जिक्र है? तो वो है मिहिर भोज। मैं देख रहे हैं आप, मैं किस तरीके से एक ही चीज़ पे कम से कम आपको बार बार रिपीट कराता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाएं। और टाइटल लिया था इन्होंने, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक बार और रिवीजन कर रहे हैं हम, कैपिटल हमारी कन्नौज थी, ठीक है, मेहर की। और उसके बाद ये डिवोटी किसके थे? विष्णु के थे, ठीक है। और कब की बात थी? 9th सेंचुरी की। और ये गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी। ओके, दैट्स इट। आगे चलते हैं। अब देख रहे हैं आप, एक ही चीज़ को मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चंस गलत नहीं हो पाए किसी भी कीमत पर, है ना। और बार बार आप पढ़ने से ना चीज़ें याद हो जाती हैं। अब आगे देखते हैं, डिलेमास ऑफ इंडियाज़ ग्रेट पावर एम्बिशंस, यानी कि इंडिया की ग्रेट पावर की एम्बिशंस क्या हैं, उनको देखने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। और मैं बताऊँ इस आर्टिकल में एक्चुअली में क्या है कि यही बता गया है कि इंडिया पहले क्या था और अब क्या है। देखते हैं यहाँ पे, व्हाट काइंड ऑफ ग्लोबल पावर विल इंडिया बी। भारत को किस तरह की आप कह सकते हैं ग्लोबल पावर चाहिए। तो देखिए, उस आर्ग्यू ये किया गया कि अगर हम अपलिफ्ट करते हैं मिलियंस ऑफ पीपल कहाँ से? पॉवर्टी लाइन से। अगर हम पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठते हैं, है ना, तो एक हमारी ये पावर होगी, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं एंड इम्प्रूव गवर्नेंस, और हम गवर्नेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या था इसमें कहानी, थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से समझते हैं कैसे हम पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठे, इसको देखते हैं। 1991 की बात थी जब LPG सिस्टम आया, है ना, ये आपने सुना होगा, लिक्विडेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये 1991 में आया। उस टाइम क्या था कि इंडिया की जो यू कैन से दैट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो लगभग $5.8 बिलियन था। और नॉमिनल GDP जो थी वो लगभग 270.11 बिलियन थी। लेकिन और वो वेट अभी तक हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पढ़ा, वो भी हमारा 5.8 कुछ था आई थिंक। और नॉमिनल GDP हमारी 270.11 मिलियन थी। और पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 846 मिलियन, यू कैन से दैट 84 लाख कुछ समथिंग थी। अराउंड 50% हुम वर पुअर, जिसमें से लगभग 50% आपके गरीब थे। और ये उनकी बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन थी। अच्छा, अब ये कारण क्या था भाई, इंडिया के साथ ऐसा हो क्यों रहा था? उसके कारण थे कि एक तो इंडिया पाकिस्तान बार था, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कि जो न्यूक्लियर वॉर का भी थोड़ा सा डिफ्यूजन सा था, है ना, फियर सा था, यू कैन से दैट। अब हम थोड़े से आगे बढ़े, है ना, ये इस कारण की वजह से हमारी ये चीज़ें डाउन थी। बट पॉपुलेशन को तो नहीं इसमें काउंट कर सकते हम। हाँ, GDP और यू कैन से दैट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को तो हम काउंट कर सकते हैं। आगे बढ़े हम 2023 में आए। 2023 में क्या होता है, हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो लगभग $600 बिलियन हो गया। अब आप देख रहे हैं सीधा $5.8 बिलियन से बढ़कर आपका $600 बिलियन। यू कैन इमेजिन कितनी स्पीड से हम लोगों ने काम किया, बड़े यहाँ पे। उसके बाद करते हैं रिफॉर्म इंस्टीट्यूट। 1991 की बात थी। ये इकोनॉमिस्ट भाई, ये तो हमें पता ही है कि इकोनॉमिस्ट क्लास आया था, उसी वजह से हमने LPG को अपनाया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, अभी अब क्या इंडिया की कंडीशन, लगभग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, 5वें नंबर पे आ जाती है। और लगभग $4 ट्रिलियन उसकी GDP होने वाली है, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट मिलिट्री है हमारे पास, और 100 न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। और US के हम बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं। ये सब अचीवमेंट है इंडिया की। कब? अभी देख रहे हैं हम आफ्टर LPG से पहले के बाद नहीं, पहले से नहीं, LPG के बाद, आफ्टर LPG बहुत सी कंडीशन है। जैसे 4 ट्रिलियन हमारा GDP हो गया। और एक्चुअली में अभी हमने देखा कि न्यूक्लियर वेपन जो है 100 समथिंग है, लार्जेस्ट मिलिट्री है हमारे पास। और US के साथ बहुत अच्छे संबंध है हमारे, है ना। तो अब देखिए इसी में क्या कहानी है, थोड़ा सा और देख के चलते हैं हम कि ये सीरियस। अब देखिए, अभी इंडिया की अगर हम बात करें,
इंडिया जो रशिया यूक्रेन वार हुआ था ना, उसमें इंडिया बहुत मॉडरेट रहा। उसने ना तो इधर की बात कही ना उधर की बात कही। यही एक इंडिया की अलग क्वालिटी है कि देखिए हमारे तो सभी कंट्रियों से बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध हैं, तो इन चीज़ों में ज़्यादा बेटर नहीं। और हम देखते हैं न्यू दिल्ली ने एक ब्रिज का काम किया है ना, देख रहे हैं ना आप किस तरीके से हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। न्यू दिल्ली ने एक आप यू कैन से दैट उसका काम किया, सॉरी आपका ब्रिज का काम किया जाए, चाहे वो नॉर्थ टू साउथ हो, साउथ टू यू कैन से दैट ईस्ट टू वेस्ट हो, या फिर आपका नॉर्थ टू साउथ हो, ठीक है। मेजर पोल की तरह काम किया है। और अभी हम बात करें एक अदर साइड ऑफ ग्रेट पावर स्टोरी की, तो उसमें देखने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा कंपैरिजन किया है बांग्लादेश से, ठीक है, और अपना इंडिया से। तो इंडिया की जो जीडीपी पर कैपिटा है, यानी कि एक व्यक्ति की कमाने की आय जो है वो लगभग आपकी $1947 इन 2021, और बांग्लादेश की लगभग है $2227, मोर देन दैट ऑफ इंडिया। तो जीडीपी पर कैपिटा में तो बांग्लादेश की हमसे ज़्यादा है। इवन तो बांग्लादेश इज ओनली द 4th लार्जेस्ट मिलिट्री, बट हाँ लार्जेस्ट मिलिट्री में तो भाई बहुत पीछे चला जाएगा बांग्लादेश हमसे, और हम वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री में आ जाते हैं। अच्छा, तो इसमें हमें अब मैं बताऊं क्या है कि इंडिया ने किस तरीके से प्रोग्रेस की, कैसे हम आगे बढ़े, उसी की ये इम्प्रेंस पावर, हमने किस तरीके से पावर को गले लगाया है ना, तो वो सारे डिस्कस किया गया है इसमें। अच्छा, अ केस फॉर द, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं समझना था, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अ केस फॉर द न्यू प्रोनाउन ऑफ द एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कि मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग लास्ट टाइम कर चुके हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है हमें करने की। अच्छा, ऊपर वाला हमने देख ही लिया कि किस तरीके से इंडिया ने आफ्टर एलपीजी के जो अपनी जीडीपी या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, या फिर मिलिट्री ग्रोथ, इन चीज़ों में किस तरीके से ग्रोथ की। इवन यहाँ तक हमने पॉपुलेशन में भी, पॉपुलेशन तो अपनी ग्रोथ हुई है। अच्छा, आगे चलते हैं फिर हम, ओपिनियन हम नहीं पढ़ते। अच्छा, ये तो हमने देख लिया था आर्टिकल से, वही है रिपीट से आर्टिकल है। अब देखते हैं वाइड स्प्रेड सपोर्ट टू पीएम प्रपोजल टू एयू मेंबरशिप। Prime Minister Narendra Modi proposal to make African Union a permanent member of G20 has received overwhelming response from the grouping India G20 शेरपा। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक्चुअली में एक यूके सदर प्रपोजल रखा कि अफ्रीकन यूनियन को भी परमानेंट मेंबर बना दिया जाए, किसका, G20 का, ठीक है। और उसी के रिगार्डिंग ये है। तो अब मैं बताऊँ आपको, एक और है, उसको मैं भी कराऊंगा। अफ्रीकन यूनियन को क्या है बढ़िया तरीके से समझेंगे विद द मैप चार्ट। सर्ट इन देखते हैं। एक्चुअली में सबसे पहले आपको ये समझना ये है क्या, ये मैं बताऊँ, ये वायरस है। बस पहले तो इतना समझना है। क्वेश्चन जब भी आएगा डेफिनेटली आएगा, तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे कि सर्ट इन ये आपका वायरस हो गया, और वायरस का नाम अकीरा। अब आपसे ये भी पूछ लिया व्हाट इज अकीरा। अकीरा इज अ वायरस नॉट ए बैक्टीरिया। किस में यूज होता है ये, तो एन इंटरनेट रेजम्बर्म वायरस अकीरा दैट स्टील विद वाइटल पर्सनल इन्फॉर्मेशन। देखिए अकीरा जो है ना, वो वायरस आपसे क्या करता है, आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनको वो स्टील कर लेता है, यानी चुरा लेता है, और इनक्रिप्ट्स डाटा लीडिंग टू एक्सपोर्ट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पीपल हैज़ बीन रिपोर्टेड टू साइबर स्पेस। तो समझ रहे हैं आप कि साइबर सर्टेन एक्चुअली में वायरस है। अकीरा, सर्टेन अकीरा इज़ अ वायरस, और ये स्टील करता है आपकी वाइटल पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं द चार्ट में। देखिए ये मैंने आपके लिए बहुत अच्छा चार्ट लगाया है, इसलिए मैंने अफ्रीकन यूनियन आर्टिकल्स को सिर्फ इतना समझाया कि माननीय मोदी जी ने उसके लिए प्रपोजल रखा। तो हम इसको देखने की कोशिश करते हैं बढ़िया तरीके से। उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं YN न्यूज़ क्या कर रहा है इसका। देखिए वो तो हमें पता ही है प्रपोजल रखा है, थोड़ा सा हम देख देते हैं। इंडिया हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रांटेड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द $15 मिलियन टू नाइजर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीकन यूनियन समिट। ये तो न्यूज़ वाली बात हो गई, ठीक है। ये अभी हमारे लिए ये न्यूज़ में नहीं है, हमारे लिए अब हमें समझना है व्हाट इज़ अफ्रीकन यूनियन। इट वाज ऑफिशियली launched in 2002 as a successor to Organization of African Unity OAU 1963 to 1999। तो ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ था कब, 2002 में, और ये सक्सेसर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर इसका। द डिसीजन टू री लॉन्च अफ्रीका पैन अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन वाज द आउटकम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाई अफ्रीकन लीडर विद द एम टू रियलाइज अफ्रीकन पोटेंशियल। इसका काम क्या था कि अफ्रीकन जो भी पोटेंशियल्स है यू कैन से दैट उसको इन्हांस करना। द AU इज अ गाइडेड बाई द इट्स विजन ऑफ एन इंटीग्रेटेड प्रॉस्परस एंड पीसफुल अफ्रीका ड्राइवन बाई द इट्स ओन सिटीजन एंड रिप्रेजेंटेड अ डायनेमिक फोर्स इन ग्लोबल एरेना।
तो आप क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है भाई, ये विज़न है इसका कि भाई प्रॉस्पोरस यानी कि संपन्न, पीसफुल अफ्रीका हो, इंटीग्रेटेड हो, है ना, और इसके जो सिटीजन्स हैं उनको एक डायनामिक फोर्स के थ्रू यू कैन से दैट प्रॉफिट मिले। अच्छा, ये हमने समझ लिया, ठीक है। बाद बाकी ये इंडिया एंड नाइजीरिया, इसको भी नहीं देखना है हमें, इंडिया एंड अफ्रीका ये भी नहीं देखना। अच्छा, बाद बाकी हमने समझ लिया। अभी हमें पढ़ना था व्हाट इज़ AU। अब हम बात करते हैं इसमें से। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पे बन जाता है मैप बेस वाला, कि हॉर्न अफ्रीका के बारे में। तो हॉर्न अफ्रीका के बारे में बता दूँ मैं, देखिए हॉर्न अफ्रीका यू कैन से दैट सीड, है ना, सीड। सीड कैसे, यहाँ पे आप लिख लेंगे SEED। अब आप इसे निकालेंगे कैसे भाई, अफ्रीका का हॉर्न यानी कि देखिए अफ्रीका का एक सींग टाइप का लग रहा है आपको, है ना। तो सींग भाई कैसे आया, अब आप कह सकते हैं कि जैसे किसी को खेत में अगर मान लीजिए कुछ भी बीज लगाने हैं, सीड लगाने हैं, तो वो अगर उसके पास कोई भी गैजेट्स नहीं है उसको लगाने के लिए, तो वो क्या करेगा, इस हॉर्न का यूज कर सकता है सीड लगाने के लिए। ये मेरा याद कराने का तरीका है, आप याद कर सकते हैं कि उस सींग को वो यूज़ करेगा सीड लगाने के लिए, बीज लगाने के लिए, ठीक है। तो इसमें S4 आपके पास क्या हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा, क्लियर कट है यहाँ तक। E4 आपके पास इरिट्रिया हो जाएगा, E4 आपके पास इथोपिया हो जाएगा, D4 डिजिबोटी हो जाएगा, जिबोटी यू कैन से दैट, ठीक है। तो नॉर्मल्स है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप याद कर लेंगे क्या है, सीड्स, ठीक है। और ये सीड्स के चारों दिख रहे हैं, सोमालिया, इथोपिया, जिबोटी और इरिट्रिया। ओके, नाउ और क्या है अब हमारे लिए, ठीक, जो भी इम्पोर्टेंट है अपना वही, उसी को निकालने की हम पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, क्लाइमेट टारगेट आर बिकमिंग आउटडेटेड, इंडिया नीड टू इट्स ओन। अब देखिए क्या कारण है, हमने एक्चुअली में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, है ना, हमने वहाँ पे टारगेट किया था कि हम जो है 21वीं सदी तक लगभग 2 डिग्री सेल्सियस अपना जो टेम्परेचर है उसको आई थिंक कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हैज़ बीन टोटल मोनूमेंटल टू, और उसके बाद आप ये कह सकते हैं, यू कैन से दैट ग्लोबल कार्बन एमिशंस हैव नॉट स्लोड्स। अब देखिए टारगेट तो हमने दे दिया, बट हम जो कार्बन है ना उसको अभी भी हम स्लो नहीं कर पा रहे, वो उसी रेट से यू कैन से दैट एग्जिट हो रहा है जिस रेट से उसको होना चाहिए, है ना, होना नहीं चाहिए, आई मीन जिस रेट से हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें तो हम लोग कोई बदलाव भी नहीं कर रहे हैं। और हमने टारगेट दे रखा है हमें लगभग 2 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर को होगा हमारे 21वीं सदी तक। और अब हम बात करते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस, आपको पता ही होगा, लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्निंग टारगेट हैज़ रिसीव्ड कंसीडर प्रेशर अलॉन्ग विद द एल निनो दिस ईयर। एल निनो देखिए इस बार क्या हुआ, एल निनो ज़्यादा उसकी प्रेशर होने की वजह से आप देख रहे हैं कि कई ऐसी समस्याएं पैदा हुई हैं, है ना, नेचुरल कैलेमिटीज़ वाली, जो बहुत दिक्कत कर रही हैं आगे। अच्छा, अब मैं बताऊँ आपको क्या कहानी है इसमें, वही टेम्परेचर बेसिस पे है और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा इसमें खास में। और एक क्वेश्चनेबल टारगेट है, जैसे मान लीजिए हमने जो हमने टारगेट दिया है वो टारगेट हमारा क्वेश्चनेबल है, बस ये बात है इसमें। जैसे यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, फ्रॉम द वार्मिंग ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस बाई दी एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी के एंड तक लगभग हम जो वार्मिंग है वो हमारी 2 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रखा है, ठीक है। बट वी मस्ट बी अ 2 थिंग्स, और हमें क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए, पहली है डिस्पाइट नेगोशिएशन अमाउंट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज फॉर मोर देन 2 डिकेड्स ग्लोबल कार्बन एमिशन हैव शोन नो साइन फॉर द स्लोइंग डाउन। हम देख रहे हैं कि हमने कमिटमेंट तो कर दिया, बट हमारा कार्बन जो है वो अभी भी स्लो नहीं है, कार्बन उसी पोजीशन में है। सेकंड क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस टारगेट वाज नॉट ड्राइव साइंटिफिकली। भाई ये साइंटिफिकली तो हो नहीं जाएगा, है ना, साइंटिफिकली ड्राइव तो हो नहीं जाएगा, जब आप कार्बन को थोड़ा सा लो करोगे तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा। अभी कुछ केसेस भी हो गए, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक है ना, और या फिर यूक्रेन वार है, तो एक्चुअली में हम ना इसी चीज़ों में हल्के पड़े हैं, जबकि हमें काम करना चाहिए जो हमने टारगेट दिए हैं, है ना, तो उस टारगेट पर हमें काम करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, देखिए IPP इंडिया इन फ्रंट, जैसे मोर इम्पोर्टेंटली इंडिया शुड कंटिन्यू टू इट्स लीडरशिप रोल बाय द डिमांडिंग दैट कम्युनिटी सेंटर ऑन द UN इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC हम कर चुके, है ना, आप PC में देखेंगे तो ये बॉडी में करा चुका हूँ आपको, इस बॉडी को एक बार आप जरूर जाके देख लेंगे। और IPCC एंड इंडिया मस्ट आल्सो ट्रैक, इनका काम क्या होना चाहिए, इंडिया और IPCC का, ये ट्रैक क्लाइमेट चेंज एट्स कॉन्सिक्वेंस कंटिन्यूसली एट द सोशली रिलेटेड टाइम स्केल फ्यू ईयर्स, है ना, तो कुछ साल के लिए इनको इस पर यू कैन सी दैट एज लाइक द ट्रैकर वर्कर, है ना, उसकी तरह भी काम करना चाहिए IPCC एंड इंडिया को। सो इसमें टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन थे, और आई थिंक आप देख रहे हैं कि जो हमने टारगेट दिया है उस टारगेट को हमें अचीव करने में तो ठीक है हो जाएगा,
बट अगर हम ये सोचें कि साइंटिफिकली हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। अगर हम रशिया यूक्रेन वार की तरह ही अदर कंट्री भी लड़ते रहेंगे या फिर मान लीजिए ऐसी पेंडेमिक आते रहेंगे, तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर अस। सो ये जो टारगेट है उस पर हमें अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा, है ना। और कार्बन का जो हम प्रोसेस दिया है कि उसको स्लो हमें यू कैन से दैट जो भी रिलीज़ करना है तो उसको स्लो ही रखना है। ये नहीं है कि उस स्पीड, जो कार्बन रिलीज़ वाली स्पीड है उसको हम बढ़ाते जाएं, है ना। सो इसमें आपके लिए बस यही है, थोड़ा सा आपको आईपीसीसी देख लेनी है, ये मैंने पढ़ा चुका हूँ, ये बॉडी है। और उसके बाद एल नीनो एक बार देख लेना है, बस सफिशिएंट है। बस इस आर्टिकल में प्रीलिम्स के लिए तो इतना ही था। ओके, तो अपने सेशन को हम यही एंड करते हैं, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और कल जो मैंने डाला था आपका पीसी जो था वो कंपाइलेशन था 1 हफ्ते का, तो उसको आप ज़रूर देखें, ठीक है। जिन स्टूडेंटों ने नहीं देख पाए, जो आज देख रहे हैं इस न्यूज़ को, उसको ज़रूर जाके देखें। और मुझे लगता है कि आपका पीसी कवर करने से आपका कंप्लीट हो जाता है 1 वीक का करंट अफेयर, है ना। सो थैंक यू सो मच।